नमस्कार साथियों। आज के इस फेसबुक लाइव के सत्र में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करनी है। टॉपिक है स्त्री विमर्श का, जेंडर डिस्कोर्स का। और जो चर्चा करनी है वो इस बात पर करनी है, स्त्री होती क्या है, कौन है स्त्री। जैसी दिखती है हमको स्त्री, अपनी जैविक और सांस्कृतिक समझ में क्या बिल्कुल वैसी होती भी है। इस पूरे विषय पर एक विमर्श क्या है, उसके अलग अलग पक्ष क्या है, इन पर चर्चा करने पर आज का फेसबुक लाइव का सत्र इसी बात पर आधारित होगा। इस सत्र पे जाने से पहले एक दो बातें जो मैं आपसे शेयर करता चलूं। आज मैंने एक फेसबुक पर एक पेज बनाया है, क्योंकि 1000 के आसपास फ्रेंड रिक्वेस्ट हमेशा पेंडिंग रहती है। 5000 की सीमा जो मित्रता सूची में जोड़ने की होती है वो बहुत पहले पूरी हो चुकी है। 2-3 लोग जिन्हें मेरा मत कम पसंद आता है वो अक्सर 2-3 दिन में छोड़ते हैं, तो 3 लोगों को जोड़ पाता हूँ। ज़्यादा लोग छोड़ देते एक साथ तो शायद ज़्यादा लोगों को जोड़ पाता। तो 1000 लोग अगर मित्रता सूची में प्रतीक्षारत रहे और उन तक भी बात पहुंचानी, तो उसका तरीका क्या है। टेक्नोलॉजी का मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रहता, तो किसी ने सुझाया कि आप पेज बना लीजिए, उस पेज पर लिखा कीजिए। उससे आप उस पेज को जो लोग फॉलो करेंगे, भले आपकी मित्रता सूची में हो या ना हो, वहाँ लिखने से, उससे फॉलो करने से उनको नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो मैंने अमित इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया है। आप में से जो लोग मित्रता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं और समय समय पर होने वाली इस चर्चा में शामिल रहना चाहेंगे, मुझे जो बताया गया उसके अनुसार आप उस पेज को फॉलो करें तो आपको शायद नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। दूसरी एक सीमा जो फेसबुक लाइव की आ रही है, जैसे जैसे आपके सवाल बढ़ते जाएंगे, 40-50 मिनट के किसी सत्र में इतने सवालों का जवाब दे पाना संभव नहीं होगा। जैसे स्त्री विमर्श के टॉपिक पर 100 से ज़्यादा सवाल आपने पूछ लिए हैं। किसी एक सवाल का जवाब देने में तार्किक तरीके से न्यूनतम 7 से 8 मिनट लगते हैं। मान लीजिए 70-80 सवाल भी आपके हो, तो उनको बताने में 6-7 घंटे का समय चाहिए। कई सवाल बड़े अच्छे हैं, मैं उन पर चर्चा भी करना चाहता हूं, लेकिन फेसबुक लाइव पर इतना समय नहीं मिलेगा। इसीलिए आज एक अमित इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से एक फेसबुक चैनल भी क्रिएट किया है। अगर लॉकडाउन लंबा चलता है तो उस चैनल पर मैं समय समय पर, जब भी मैं खाली होऊंगा, जो सवाल मुझे अच्छे लगेंगे, जो आपने पूछ रखा है दर्शन पर, नीति शास्त्र पर, किसी समसामयिक मुद्दे पर, मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना के उस पर यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। फेसबुक लाइव पर आना एक औपचारिक तरीका होता है। आप रात में 1 बजे नहीं आ सकते, लेकिन यूट्यूब चैनल के लिए कोई रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं रात में 1 बजे बैठकर भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। इसलिए एक अमित इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से एक चैनल भी आज बनाया है। ये 2 सूचनाएं थी। इसके बाद अब आते हैं आज की बात पर। आज जो हमारे विमर्श का मुद्दा है वो ये है कि स्त्रियां पैदा होती या बनाई जाती हैं, और फिर ढेर सारे सवाल जो इनसे निकलेंगे उनका जवाब। देखिए, इस पूरी चर्चा को मैं 2-3 भागों में बांटूंगा। पहला भाग वो होगा जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे स्त्री कहते किसको है।
दूसरे भाग में हम समझेंगे कि स्त्री बनती कैसे है। जो लोग कहते हैं पैदा हुई वो कौन से लोग हैं, जो कहते हैं स्त्री बनाई गई वो कौन से लोग हैं। तीसरे भाग में हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा मत ज्यादा सही लगता है। कोई एक मत पूरी तरह सही हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कौन सा मत ज्यादा तार्किक लगता है, ज्यादा स्वीकार्य है, उस मत के बारे में मैं चर्चा करूंगा और फिर तब आपके सवालों पर जाऊंगा जो सवाल आपने मुझसे पूछ रखे हैं। ज्यादा बेहतर होता कि हम सीधे सवाल पर जाकर उन पर चर्चा करना शुरू कर देते, लेकिन उसके लिए जिस बैकग्राउंड के नॉलेज की जरूरत है शायद वो बहुत सारे लोगों के पास ना हो। फेसबुक लाइव में जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के पास पूर्व ज्ञान होगा, कुछ लोग मुझसे ही पढ़े होंगे। जेंडर की कक्षाएं मैं लगभग 7 दिन में खत्म करता हूं। मुझे जेंडर पढ़ाने में, जो टॉपिक मैंने लिया है इसको पढ़ाने में करीब 14 घंटे लगते हैं। तो जो लोग मुझसे क्लास में पढ़े होंगे इस टॉपिक को, उनको कई तर्क मेरे पहले से पता होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उन तक भी वो तर्क पहुंचे, इसलिए पहले शुरुआत में इस विषय से आपको परिचित करवाना होगा, फिर आपके सवालों तक मैं आने की कोशिश करूंगा। आइए पहली बात से शुरू करते हैं कि पूरी डिबेट क्या है। देखिए, 2 शब्द हैं। एक शब्द है सेक्स और दूसरा शब्द है जेंडर। ये सेक्स शब्द का प्रयोग हम नर और मादा इन 2 पहचानों को जानने के लिए करते हैं। जो प्रजनन कर पाता है उसको मादा कहते हैं, जो प्रजनन नहीं कर सकता उसको नर कहते हैं, और इस विभाजन को करने वाला जो टर्म है उसको सेक्स के नाम से जानते हैं। सेक्स जैविक संरचना के आधार पर पूरी दुनिया को, सारे प्राणी जगत को, एक को नर दूसरे को मादा, अंग्रेजी में मेल और फीमेल, एक जिसके शरीर में प्रजनन की क्षमता है वो फीमेल मादा, जिसके शरीर में प्रजनन की क्षमता नहीं है वो मेल या नर। नर और मादा का यह विभाजन केवल मानवों में नहीं बल्कि पशुओं पक्षियों सभी जगह पाया जाता है। पशु पक्षी समाज में नहीं, पशु पक्षी संस्कृति में नहीं रहते, समाज में नहीं रहते, नैतिक नियम नहीं होते वहां। इस तरह पशुओं पक्षियों के संदर्भ में केवल प्राकृतिक दुनिया उनकी एकमात्र दुनिया है। मानवों के संदर्भ में मानवों के पास प्राकृतिक दुनिया भी है जिसमें वो पैदा हुए, लेकिन एक कृत्रिम दुनिया भी है जो उन्होंने बनाई। जैसे हम समुद्र, नदी, पहाड़, हवा, पानी, इनके साथ पैदा हुए, ये हमारी प्राकृतिक दुनिया है। हम जिस तरह के शरीर धारण करते हैं उसके साथ पैदा हुए, ये प्राकृतिक दुनिया है। लेकिन राज्य, समाज, धर्म, जाति, ये सब हमने बनाया है, ये हमारी कृत्रिम दुनिया है। तो जो ये सेक्स शब्द है ये कृत्रिम दुनिया का शब्द नहीं है, ये प्राकृतिक दुनिया का शब्द है। जब हम सेक्स बोलते हैं तो इसका मतलब होता है प्रकृति ने जैसा प्राणी जगत में प्राकृतिक तरीके से 2 वर्गों में विभाजन कर रखा है, एक वर्ग नर का, दूसरा मादा का। दूसरा टर्म है जिसको हम कहते हैं जेंडर। जेंडर की हिंदी लिंग है। लिंग शब्द का प्रयोग, जेंडर शब्द का प्रयोग हम पशु जगत में नहीं करते। जेंडर का प्रयोग हम केवल मानवों के लिए करते हैं। और जब जेंडर के तौर पर हम इस पहचान से 2 वर्गों में लोगों को बांटते हैं, तब जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो नर मादा नहीं। जेंडर के तौर पर जब हम विभाजन करते हैं तब जो 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम है स्त्री और पुरुष। तो सेक्स के तौर पर विभाजन नर और मादा, मेल फीमेल, और जेंडर के तौर पर विभाजन मैन और वुमेन, पुरुष और स्त्री। अब यहां सवाल यह बनता है कि सेक्स तो चलिए जनाब प्राकृतिक है, क्या ये जेंडर भी, स्त्री और पुरुष भी प्राकृतिक है? जैसे हम नर मादा के बारे में कहते हैं, प्रजनन करने वाला शरीर और प्रजनन ना करने वाला शरीर, ये दोनों प्रकृति ने बनाए हैं,
ये प्राकृतिक निर्माण है, क्या वैसे ही स्त्री और पुरुष भी प्रकृति ने बनाए हैं? अगर ये बात साबित हो जाए कि स्त्री पुरुष भी प्रकृति ने बनाए हैं, तब हम कहेंगे कि जैसे नर मादा पैदा होते हैं वैसे स्त्री पुरुष भी पैदा होते हैं। तब क्या सिद्ध होगा? तब सिद्ध होगा कि सेक्स प्राकृतिक है, जन्मजात है, जन्म से ही हमारे शरीर अलग हैं, ठीक वैसे स्त्री पुरुष भी जन्मजात हैं। स्त्रियां जन्म से पैदा होती, पुरुष जन्म से पैदा होते हैं। लेकिन अगर दूसरा मत निकले कि नर और मादा तो पैदा होते हैं, प्रजनन करने वाला शरीर और प्रजनन ना कर पाने वाला शरीर दोनों पैदा होते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष जिनको हम कहते हैं जो जेंडर है, ये पैदा नहीं होता, ये बनाया गया है। अगर ये पैदा होता और मादाएं स्त्रियां होती और सारे नर पुरुष होते, तो फिर हम एक शेरनी को भी स्त्री कहते, क्योंकि मादा है वो, और एक शेर को नर कहने के साथ साथ पुरुष भी कहते। हम शेर और शेरनी के लिए नर मादा शब्द का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं करते। जबकि मनुष्यों में हम ना सिर्फ मनुष्यों को नर और मादा शब्दों से पुकारते हैं, बल्कि नर को पुरुष भी कहते हैं और मादा को स्त्री कहते हैं। तो ये पहचान मानवों के समुदाय में ही क्यों आई? इस बात को अगर आप समझेंगे तो इससे डिबेट का मामला खुलेगा। तो दो शब्दों से आप परिचित हो पाए, एक शब्द लिंग है, जेंडर, एक शब्द सेक्स है। सेक्स की समझ आपकी बनी होगी। सेक्स एक जैविक संरचना है। जेंडर क्या है? दो वर्ग हैं। देखिए, पहले इस वर्ग में जाने से पहले मैं आपको बता दूं स्त्री और पुरुष कहते किसको है। स्त्री का मतलब उससे माना जाता है जो कोमल है, जो भावुक है, जिसमें परवाह का गुण है, जिसमें विवेक की मात्रा कम है, जिसमें शारीरिक क्षमता कम है, जो कुछ काम करने में सक्षम नहीं है। अगर सांस्कृतिक लहजे से बात करें तो कहेंगे हिंदुओं में जो विवाह के बाद सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, साड़ी पहनती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, तीज का व्रत रखती है, घरेलू काम करती है, शर्मीली ज्यादा है, सौंदर्यशील है, वो स्त्री। और जो श्रम आर्थिक गतिविधियां करता है, सेना में जाता है, पुलिस में जाता है, प्रशासन चलाता है, विवेकशील ज्यादा है, कठोर ज्यादा है, वो पुरुष। इसका स्त्री और पुरुष शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग दो वर्गों के लिए किया जाता है, जिनमें से एक वर्ग में भावुकता, कोमलता, सौंदर्यशीलता, लज्जा, इस तरह के गुण माने जाते हैं। उनका पहनावा अलग है, उनकी भाषा बोली अलग है। और जब हम पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक दूसरा पहनावा, एक दूसरे वर्ग के गुण, इन सब का हमारे दिमाग में चित्र कौंधता है। तब सवाल उठता है कि जो ये स्त्री है जिसमें भावुकता ज्यादा है, कोमलता ज्यादा है, परवाह ज्यादा है, ये भावुकता, कोमलता, परवाह भी स्त्री के जैविक शरीर की तरह पैदा हुई है उसके शरीर में, या समाज ने बनाई है? इसका मतलब क्या जन्मजात रूप से मादाएं, मनुष्यों की मादाएं जन्मजात रूप से प्रजनन करने वाले शरीर के साथ साथ कोमलता, भावुकता, परवाह नाम के गुणों को लेकर पैदा होती हैं? इन्हीं गुणों को हम स्त्री कहते हैं। अगर यह तर्क सिद्ध हो जाएगा तो इससे सिद्ध होगा कि स्त्रियां जन्मजात रूप से स्त्रियां हैं, क्योंकि सिर्फ शरीर ही उनका पैदा नहीं हुआ, उस शरीर में कुछ गुण भी साथ साथ आए थे। यही बात पुरुषों पर लागू कर दीजिए। अगर हम कहते हैं कि जन्म से ही पुरुष साहसी, श्रमशील, विवेकशील ज्यादा होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये गुण जन्मजात हैं। तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे कि नर मादा पैदा होते हैं और उन्हीं नरों में पुरुषत्व नाम का गुण, ईसेंस, सार, और मादाओं में स्त्रीत्व नाम का सार भी साथ साथ प्रकृति ने पैदा किया है। जो लोग इस बात को मानेंगे वो कहेंगे कि नर और मादा के साथ साथ स्त्री और पुरुष भी पैदा हुए हैं। नेचर ने, प्रकृति ने ही स्त्री पुरुष बनाया है। हमने केवल
उनके गुणों की पहचान करके कि जनाब जिनको हम मादा कहते हैं उनमें स्त्रीत्व नाम का ये गुण है, और चूंकि भावुकता, कोमलता, परवाह ये सब एक खास काम करने के लिए उपयुक्त है। सेना में जाने के लिए भावुकता उपयुक्त नहीं है, पुलिस में जाने के लिए भावुकता उपयुक्त नहीं है, परवाह का गुण सार्वजनिक जीवन में काम नहीं आता, आईआर में, प्रशासन में। तो इसलिए क्या करिए, ये गुण जिस क्षेत्र के लिए काम के लिए है उस क्षेत्र के काम इनको दे दीजिए। भावुकता का काम कहाँ होगा, भावुकता, कोमलता, इनका काम, परवाह का काम कहाँ होगा, घरेलू जीवन में। इसलिए मादाओं को स्त्री मानकर, इनमें जन्मजात गुण मानकर सारे घरेलू काम दे दीजिए। और जिनको आप पुरुष कहते हैं वो श्रमशील है। श्रम से क्या होते हो, श्रम से उत्पादन होता है, पूंजी बनती, संपत्ति बनती, संसाधन बनता है। तो पुरुषों को क्या दे दीजिए, सारा संसाधन बनाने का काम दे दीजिए, पूरी अर्थव्यवस्था इनके हवाले कर दीजिए। साहसी हैं, इसलिए क्या करिए, इनको सेना चलाने का दायित्व दे दीजिए, पुलिस चलाने का दायित्व दे दीजिए। तो जो लोग मानते हैं कि स्त्री और पुरुष पैदा हुए, उनका क्या कहना है कि नेचर ने दो किस्म के गुण बनाए, हमने, हमारे समाज के लोगों ने उन गुणों की पहचान करके केवल कार्य विभाजन किया है। हमने सिर्फ ये तय किया कि कौन से गुण सेना में जाने के लिए उपयुक्त है और कौन से नहीं। जिन गुणों वाले लोग सेना में जाने के लिए उपयुक्त नहीं थे उनको हमने सेना से बाहर कर दिया, जिन गुणों के लोग अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उपयुक्त नहीं थे उनको हमने अर्थव्यवस्था से बाहर कर दिया। इसलिए जो आज का समाज है, जिस समाज में पुरुष का अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर, प्रशासन पर, सेना पर, इन सब चीजों पर कब्जा है, पुरुष का महत्व ज्यादा है, वो व्यवस्था इस आधार पर बनाई गई कि स्त्रियां इन सब क्षेत्रों को, जिनको आज पुरुष चला रहे हैं, उन क्षेत्रों में काम करने के लिए अपने जन्मजात गुणों के कारण अयोग्य थी। ये बात जो लोग कहते हैं उन्हीं को हम आज पितृसत्ता के समर्थक कहते हैं। पितृसत्ता वह विचारधारा है जो मानती है कि जन्मजात रूप से नर और मादा के साथ साथ स्त्री और पुरुष भी जन्मजात तत्व वाले दो वर्ग हैं, जिनके गुण अलग अलग होने के कारण इनके कार्य, इनके अधिकार सब अलग अलग दिए गए, और इस आधार पर सारे विवेक वाले काम करने का दायित्व पुरुष पर आया। क्योंकि पुरुष विवेकशील था, विवेक से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं, विवेक से ही सारे नियम बनाए जाते हैं। इसलिए जहां जहां निर्णय बनाने और नियम बनाने की जरूरत पड़ी, उन सब जगहों पर हमने पुरुष को महत्व ज्यादा दे दिया। अब चूंकि निर्णय बनाने वाला, नियम बनाने वाला, निर्णय लेने वाला, नियम बनाने वाला आदमी कौन होता है, स्वामी। और जो नियम नहीं बनाएगा, निर्णय नहीं लेगा, वो कौन होगा, जो दूसरे के नियम से शासित होगा, कौन होगा, दास। तो क्या हो गया, विवेक के कारण पुरुषों के पास नियम बनाने का अधिकार आ गया। धर्म का नियम पुरुष बनाएंगे, राजनीति का नियम पुरुष बनाएंगे, अर्थव्यवस्था पुरुष चलाएंगे, सेना पुरुष चला रहे हैं, प्रशासन पुरुष चला रहे हैं। पुरुष बन गया स्वामी, स्त्रियां बन गई दास। पुरुष आ गया श्रेणी क्रम में ऊपर, स्त्रियां आ गई नीचे। किसकी सत्ता बनी, पुरुष ऊपर है, पुरुष की सत्ता है। इसी पुरुष की सत्ता को हम कहते हैं पितृ सत्ता। तो पितृ सत्ता किस अवधारणा पर बेस्ड है, पितृ सत्ता इस अवधारणा पर बेस्ड है कि जन्मजात रूप से स्त्रियां शासन, प्रशासन, सेना, साहस के कार्य, अत्यधिक श्रम वाले कार्य, इन सबको करने के लिए अयोग्य थीं। इस कारण जिसको हम सार्वजनिक जीवन कहते हैं, प्रायः उस क्षेत्र में काम करने के लिए अयोग्य होने के कारण ये केवल घरेलू जीवन के लिए ठीक थी। इस कारण भावना वाला जो हमारा घरेलू जीवन था, परवाह वाला, जहां परवरिश करनी है बच्चे की, लज्जा वाला, उस घरेलू जीवन में ही स्त्रियों को हमने सीमित कर दिया। ये कौन सा वर्ग है जो कहता है स्त्रियां पैदा होती हैं? ध्यान रखिएगा, जो लोग कहेंगे कि कुछ पैदा होता है, वो क्या कहेंगे कि जो प्राकृतिक है आप उस पर तर्क नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए, अगर यह सिद्ध हो कि कोरोना वायरस अपने आप प्रकृति ने पैदा किया है, तो आप इस पर तर्क नहीं कर पाएंगे कि प्रकृति ने अच्छा पैदा किया है, खराब। आप सिर्फ ये सोच पाएंगे कि अपने आप को कोरोना से बचाना कैसे। लेकिन कल को अगर यह प्रूव हो जाए कि कोरोना चाइना की किसी लैब में या अमेरिका के कहीं पैदा किया गया, वो प्रकृति ने पैदा नहीं किया, तब क्या होगा? वो चूंकि कृत्रिम तरीके से बनाया गया वायरस होगा, तब वो तर्क के दायरे में आ जाएगी। माना जाता है कि जो मानव बना रहा है वो तर्क के दायरे में है, जो प्रकृति बना रही वो तर्क के दायरे से बाहर है। तो जिस क्षण ये लोग क्या कहते हैं कि स्त्रियां पैदा हुई, स्त्रियों को प्रकृति ने बनाया, इसका मतलब स्त्रियों के बारे में कोई तर्क नहीं होना चाहिए। जैसा उनको बनाया प्रकृति ने, वैसा हमने उनको काम दे दिया, अब इस पर तर्क वितर्क मत कीजिए।
लेकिन अगर क्या सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए कि नहीं, जैसे समाज, राज्य, धर्म, जाति, वर्ण व्यवस्था ये सब कृत्रिम है, वैसे स्त्री भी कृत्रिम रूप से बनाई गई। तो जैसे ही कृत्रिम साबित होगी, पैदा नहीं हुई बनाई गई, जैसे ही साबित होगा कि बनाई गई, वैसे तर्क के दायरे में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र में या नीति शास्त्र में स्त्री अगर पैदा हुई है तब आप इस पर तर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैदा होने का मतलब जो कुछ नेचर ने किया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। नेचर की गई चीज को आप बदल नहीं सकते। नेचर ने अगर बनाया कि कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी तो नीचे गिरेगी, आप इसको बदल नहीं सकते। तो आप इस पर तर्क वितर्क नहीं करते कि कितना अच्छा होता कि हम वस्तु ऊपर फेंकते और उड़ जाती। आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा, उसको बदल नहीं सकते आप। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बनाई गई, तब हम उस पर तर्क करते हैं कि अच्छी बनाई गई, खराब बनाई गई, इससे हमारा फायदा हुआ या इससे नुकसान हुआ, इसके समर्थन के तर्क वैध हैं या विरोध के तर्क वैध हैं। तो तार्किक परीक्षा आप किसी विषय की तभी करते हैं जब वो सिद्ध हो जाए कि वो चीज कृत्रिम रूप से बनाई गई। तो अगर स्त्री पैदा हुई, बनाई नहीं गई, तो ये तार्किक प्रक्रिया से, तार्किक चर्चा से बाहर का मामला है। अगर स्त्री बनाई गई तभी ये चर्चा में शामिल होगा। अब आइए, पैदा होने वालों का तर्क समझने के बाद जो लोग कहते हैं स्त्री बनाई गई, उनका क्या मानना है? उनका कहना है कि लज्जा, करुणा, कोमलता, साहस, विवेक, ये सारे गुण जन्मजात नहीं होते। ये सारे गुण प्रशिक्षण से आते हैं, ये सिखाए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। जो कह रहे थे कि स्त्री पैदा होती है, जन्म से भावुक होती, जन्म से कोमल होती है, विवेकशील नहीं है, लज्जावान है, उनका मानना था कि गुण प्रकृति ने दिए। दूसरा वर्ग कह रहा कि ये सब गुण प्रशिक्षण से आते हैं, अर्जित होते हैं। इसका डिबेट क्या हो गई? एक वर्ग कहता गुण जन्मजात हैं, दूसरा गुण कह रहा है गुण अर्जित किए जाते हैं। जो कहता है कि गुण अर्जित किए जाते हैं, वो कहता है कि आप जिसको एक तरह के गुणों का प्रशिक्षण देंगे उसमें एक तरह के गुण आ जाएंगे, जिसको दूसरे तरह के गुणों का प्रशिक्षण देंगे उसमें दूसरे तरह के गुण आ जाएंगे। इनका मानना है कि समाज ने जानबूझकर मादाओं में कोमलता, भावुकता, लज्जा, शुचिता, परवाह, ये सब गुण प्रशिक्षण से डाल दिए। इसमें धर्म का सहारा लिया, संस्कृति का सहारा लिया, सामाजिकरण का सहारा लिया, परवरिश का सहारा लिया, नैतिकता का सहारा लिया। इन सब चीजों का सहारा लेके स्त्रियों में एक तरह के गुण डाल दिए। परवरिश के समय डाले गए, उसकी शिक्षा के समय डाले गए, सामाजिकरण के समय डाले गए और धर्म से डाले गए। इन सब चीजों उसके अंदर एक गुण डाल दिए गए और मादा बड़ी होते होते प्रशिक्षण जब उसको जिन गुणों का दिया गया, उससे क्या बन गई? वो पैदा मादा हुई थी, प्रशिक्षण के बाद बन गई स्त्री। पैदा होते समय उसमें लज्जा नहीं थी, पैदा होते समय उसमें विवेक की कमी नहीं थी, पैदा होने पर उसमें परवाह का गुण नहीं था, पैदा होने पर उसमें सुचिता नहीं थी। सुचिता, लज्जा, कोमलता, भावुकता, ये सब उसमें भरे गए हैं। और कहा गया कि समाज ने ही, जिसको हम नर कहते हैं, उसमें साहस, उसमें विवेक, इन गुणों का प्रशिक्षण दिया, जिससे पुरुष कहा जाने वाला वर्ग, जिसको हम पुरुष कहते हैं, उसको इन गुणों का प्रशिक्षण मिलने के कारण उसको पुरुष बनाया गया। इसका मतलब नर को प्रशिक्षण से पुरुष बनाया, उसमें एक तरह के गुण डाले, और मादा को प्रशिक्षण से स्त्री बनाया, उसमें दूसरे तरह के गुण डाले। इनका कहना है कि स्त्री पैदा नहीं हुई, बनाएगी। जरा समझिए कि कैसे बनती है। इसी बात को आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं। इसी बात को सिमोन ने सबसे पहले अपनी किताब सेकंड सेक्स में ठीक तरीके से समझाया। मैं सिमोन की बात को अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखिए कैसे दूसरे वर्ग का जो तर्क, जो कहते हैं स्त्रियां बनाई जाती हैं, वो कैसे कह रहे हैं कि स्त्री बनती कैसे। इसमें कुछ उदाहरण सिमोन के हैं, उनको मैंने भारतीय संदर्भ के हिसाब से बदल दिया है। 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों 1-1 महीने के हैं। दोनों में खाने पीने का
पहनने ओढ़ने का कोई अंतर नहीं है। दोनों को 0 साइज ड्रेस पहनाया जा रहा है, दोनों को लैक्टेटिंग मदर अपना दूध पिला रही है, दोनों 2 महीने की उम्र में एक झुनझुने से खेल रहे हैं, दोनों पालने में रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मादा है वो ज्यादा लज्जाशील है, उसका खान पान, उसका भाषा बोली अलग है, और जिसको आप नर कहते हैं उसका अलग है। दोनों बिल्कुल एक जैसे। लेकिन देखिए कैसे इनको, नर और मादा को कैसे स्त्री पुरुष बनाया जाता है। दोनों की उम्र बढ़ाइए, 3 साल कर दीजिए, 2.5-3 साल कर दीजिए, क्या होगा? 2.5 साल वाली मादा के लिए नए कपड़े आए, उसके कपड़े जो नर है उसके कपड़ों से अलग कर दिए। इन्होंने कपड़े अलग किए अपने से चुन के, या समाज ने किए? समाज ने किए। समाज ने क्या किया? मादा को पहनाना शुरू किया फ्रॉक, स्कर्ट, और नर को पहनाना शुरू किया बुशर्ट, टी शर्ट। दोनों के परिधान क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। दोनों का एक बार मुंडन हो चुका है, नर का भी मादा का भी। उसके बाद नर का बाल जब जब बढ़ता है, उसके पिताजी ले जाते हैं किसी सलून में और वहां उसका बाल कटोरा कट करवा देते हैं। बहुत रोता है कि मेरा बाल लंबा होने दो। शुरुआत में आपने देखा होगा छोटे बच्चे बाल कटवाने में रुचि नहीं लेते, नाई को बड़ा पकड़ना पड़ता है, लेकिन आप उनके बाल बार बार कटवा देते हैं। मान लीजिए एक छोटी बच्ची, उसने देखा कि मेरा भाई इसका बाल कट जाता है बार बार, उसको लगा कि बड़ा अच्छा दिखता है, उसने भी कहा 4 साल की, मेरे बाल भी कटवाओ। माता पिता क्या समझाएंगे? तुम्हारे बाल ऐसे ही रहेंगे। एक के बाल कटवाए, दूसरे के बाल वैसे छोड़ दिए। बड़े होकर एक को लंबे बाल रखने की आदत पड़ जाएगी, दूसरे को छोटे बाल रखने की आदत पड़ जाएगी। तो दोनों में जो दिखने वाला अंतर होगा, एक के बाल छोटे हैं, दूसरे के बाल लंबे हैं, इसका चयन इन्होंने नहीं किया, इसका चयन समाज ने किया। जरा सोचिए कि मेरे बाल अगर लंबे हो जाए, कंधे तक आ जाए, मुझे रोज शैम्पू लगाना पड़े, गर्मी में बाल मेंटेन करने पड़े, मुझे बड़ी गर्मी लगेगी, बड़ी उलझन होगी। तो क्या स्त्रियों को नहीं होती होगी? होती होगी। छोटे बाल रखना बड़ा आसान है, इनको मेंटेन करना बड़ा आसान है। फिर स्त्रियां लंबे बाल क्यों रखती? क्योंकि उनको समाज ने 4 बरस की उम्र से आदत डाल दी। क्या कर रहे हैं? अंतर कर रहे हैं, किसका बाल लंबा होगा, किसका छोटा। फिर आइए जरा खिलौने पे आइए। बर्थडे आया, दोनों 4-4 साल के हो गए, दोनों के बर्थडे पर गिफ्ट देना है। मान लीजिए आप गिफ्ट देने के लिए जा रहे हैं, दुकानदार के पास गए और आपने कहा कि 2 बच्चे, उनके लिए गिफ्ट खरीदना है। दुकानदार क्या पूछेगा आपसे? लड़का है कि लड़की? आप कहेंगे लड़का है, क्या दिखाएगा? बंदूक, कार। लड़की क्या दिखाएगा? किचन सेट, बार्बी डॉल। क्या कर रहा है? दुकानदार अंतर कर रहा है कि इनको खेलने के लिए कौन सा खिलौना देना है। बार्बी डॉल कैसी होगी? बाल करीने से बंधे होंगे, आईब्रोज पर मस्कारा लगा है, सुंदर दिख रही है। लड़की के लिए हम उस बार्बी डॉल का प्रतिमान कर रहे हैं, तुमको ऐसा दिखना है। और लड़के को बंदूक दे दी, दिन भर ठाई ठाई करता घूम रहा है। अब बताइए, गुड़िया से खेलने वाले में साहस का गुण विकसित होगा या कोमलता का? अब बंदूक जिसको आपने 4 साल की उम्र में थमा दी, वो 4 साल की उम्र में जो बंदूक थमाई, उसके बाद उसी को विश्वविद्यालय तक लेके घूम रहा है। उस बंदूक से क्या है? फैसिनेशन है उसका। उसी बंदूक को सेना में लेके जाना चाहता है, चलाना चाहता है, पुलिस में लेके जाना चाहता है, चलाना चाहता है, यूनिवर्सिटी पे चलाना चाहता है, दूसरे गैंग के लोगों पर। तब से बंदूक जो मिली छूटी ही नहीं। तो आपने जो ये साहस का गुण है बंदूक वाला, खिलौने के माध्यम से एक पुरुष बच्चे के अवचेतन में डाल दिया। और जो स्त्री है उसको कौन सा खिलौना दिया है? किचन सेट। क्या कर रही है? दिन भर खाना बना के बांट रही है छोटे छोटे बर्तनों में, अभी से अपने आगामी जीवन की तैयारी कर रही है। थोड़ा और बड़े हुए, सिखाना शुरू किया, लड़का वैसे ही पैर फैला के बैठा रहता है। 12 साल की हो गई लड़की, समझाना शुरू किया, कैसे मत बैठा करो, ठीक नहीं है। लड़की को अलग किस्म की नैतिकता, लड़के को अलग किस्म की नैतिकता। अब लड़की में लज्जा डाल रहे हैं कि तुमको अपने पैरों पर बैठने के तरीके का भी ध्यान रखना है। लड़की में अतिरिक्त शर्म पैदा हो रही। शर्म सिखाया गया गुण है, आपने देखा होगा। 3 साल का बच्चा जिसको शर्म पता नहीं है,
बिना निकर के घूम रहा है अपने घर में, जब उसके माता पिता बार बार चिल्ला के कहते हैं शेम 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 शेम, अजीब तरह का मुंह बनाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे को लगता है कि शेम तो कुछ गड़बड़ चीज़ है और अपनी निकर पहन लेता है। जब निकर पहन लेता है तो आप कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल, और धीरे धीरे वो सीखता है कि मुझे नग्नता बुरी चीज़ है, मुझे नग्न नहीं रहना है। शर्मिंदगी सिखाई जाती, जो बच्ची मादा पैदा हुई उसको शर्मिंदगी ज़्यादा सिखाई जाएगी, उठने बैठने हर जगह उसको शर्मिंदगी सिखाई जाएगी, नर को कम सिखाई जाएगी। इसलिए बड़े होते होते स्त्रियों में लज्जा बढ़ जाएगी, पुरुष में लज्जा घट जाएगी। और बड़ी हो गई, 16-18 साल की हो गई है, छत पे जाती है, बहुत मिलनसार है, सबको देख के मुस्कुराती रहती है। सिखाया कि ऐसे सबको देख के मत मुस्कुराया करो, सबको देख के मुस्कुराओगी तो तुम्हारे चरित्र पर लोग सवाल उठाएंगे। अब उसको पता चला कि मुस्कुराहट भी चरित्र के साथ जुड़ा मामला है। अब वो क्या करती, निगाह नीची करके जाती है, पुरुषों को देखकर मुस्कुराएगी नहीं। आपने सिखाया कि मुस्कुराना गड़बड़ है। दूसरी तरफ लड़का है, किसी को देख के नहीं मुस्कुराता। क्या सिखाया, कह रहे किसी से मिला करो तो मुस्कुरा कर मिला करो। इसका मतलब आप पुरुष को मुस्कुराना सिखा रहे हैं और स्त्री का मुस्कुराना रोक रहे हैं। स्त्री के लिए फिल्म भी बनी है, एक आपने देखा है, हंसी तो फंसी। पुरुषों के बीच कॉमन चीज है ये कि लड़की अगर हंस दे तो इसका मतलब फंस गई। तो एक वर्ग पर आपने हंसने का इतना अतिरिक्त दबाव डाला है। 10-11 साल की हुई या उससे पहले, एक दिन पकड़ के ले गए, 7 साल 8 साल में कई बार तो, और उसके कान में 2 छेद करवाया, खूब रोई। नाक में 1 छेद करवा दिया। पुरुष कहेगा हमारे भी करवाओ, कान में नाक में छेद, कहेंगे तुम्हारे लिए नहीं। लड़की को क्या सिखा रहे हैं कि तुम्हारे शरीर का जो तुम दिखोगी कैसी, बाल कितने लंबे रखोगी, कान कैसे होंगे, नाक कैसे, इस पर भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं। समाज तय करेगा कि तुम क्या करोगी। वो कान में बाली लटका के, नाक में कील पहन के घूम रही, लड़का इससे मुक्त है। एक आदमी को जैसे हम गाय की नाक में नकेल डाल देते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं, वैसे स्त्रियों को इन तमाम प्रतिमानों से, सांस्कृतिक प्रतिमानों से हम सिखा रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। लड़के को साइंस पढ़ा रहे हैं। आज से 20 साल पहले एक सब्जेक्ट होता था, लड़का साइंस पढ़ रहा है, लड़की ने कहा हम भी साइंस पढ़ेंगे, उसके एक साइंस ही बना दिया, होम साइंस, गृह विज्ञान। समोसा पकौड़ी बनाने को विज्ञान बता दिया। उस विषय में केवल प्रैक्टिकल ही होता है। यूनिवर्सिटी का टीचर आपसे पकवान बनवा रहा है, पकवान बनाना सिखाया जा रहा है, क्योंकि विवाह के बाद आपसे उम्मीद होगी कि आप यही पकवान बनाएं। लड़की को ब्यूटी पार्लर भेजा जा रहा है, वहां वैक्सिंग करवा रही। लड़का अपने शरीर के बालों के साथ सहज है, लड़कियां अपने शरीर के बालों को लेकर असहज हैं। सामाजिक प्रतिमान के कारण वो अपने शरीर से बालों को हटा रही है। ये सिखाया जा रहा है। वो सौंदर्यशील है नहीं। आप किसी आदिम जनजाति वाली स्त्रियों से मिलें, कपड़े नहीं पहनती, उनके शरीर पर नेचुरल बाल होते हैं, उनको शर्म नहीं आती। शर्म सिखाई गई है, लज्जा सिखाई गई है। खाना बनाना सिखाया, बच्ची 12-14 साल की होगी, उसे कहा कि अब किचन के काम में भी हाथ डाल बटाया करो। लड़की का मन नहीं लगता, उसको डांटा कि जहां आगे जाओगी निबाह कैसे होगा। उसको किचन का काम करना सिखाना शुरू किया। लड़के का किचन में बड़ा मन लगता है सब्जी काटने, वो आता है, उसे कहा तुम पढ़ने का काम करो। तो लड़का किचन में रुचि ले रहा तो उसको बाहर भेज रहे हैं। लड़की किचन में रुचि नहीं ले रही तब भी सिखा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि इस प्रशिक्षण के द्वारा हमको उनको आगामी भूमिकाओं के लिए तैयार करना है। लड़की में बहुत तार्किकता है, हर बात पर जवाब देती है। लड़की को डांटा, कहा कि तुम मुंहफट हो, तुम्हारा इस तरीके से जवाब देना ठीक है, ये ठीक नहीं है। आगे के जीवन में हर बार ऐसे जवाब दोगी तो जीवन नहीं चलेगा। लड़का भी तर्क करता है, हर बात का जवाब देता है। कहा कितना टैलेंटेड है, पक्का आगे चल के आईएएस या वकील बनेगा। अभी से देखिए कितना तार्किक है। लड़के के उसी गुण को आप प्रमोट कर रहे हैं और लड़की के उसी गुण को डिस्करेज कर रहे हैं। तो जिसको आप परिवार कहते हैं, ये एक फैक्ट्री है जिसमें एक सांचा है मादा के लिए, दूसरा सांचा है नर के लिए। मादा वाले सांचे में आप लज्जा, परवाह,
घर का काम करना, ये सारे गुण डाल रहे हैं, सुंदरता ये सारे गुण डाल रहे हैं। और जो पुरुष है उसको आउटडोर एक्टिविटीज के लिए तैयार कर रहे हैं। पुरुष से कहते हैं कि दिन भर घर में घुसे रहते हो, बाहर भी जाया करो। और लड़की बाहर घूमने में बहुत मजा आता है उसको। 16 साल 17 साल की होगी, 7 बजे शाम में घर लौटती, उसको समझाते हैं कि बड़ी हो गई है, घर में रहा करो। एक को बाहर के जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं, दूसरे को बाहर के जीवन में जाने से रोक रहे हैं। भाषा बोली देख लीजिए। दो मित्र जो बहुत घनिष्ठ मित्र हों, इलाहाबाद और दिल्ली में जब एक दूसरे से मिलते हैं, जितनी घनिष्ठता होगी आप उनकी भाषा से अंदाजा लगा लेंगे। एक दूसरे के प्रति जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे पता चल जाता है कि इनकी घनिष्ठता कितनी। स्त्रियां उस तरह के शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जीवन में नहीं करती, स्लैंग्स का प्रयोग नहीं करती। इसका मतलब भाषा बोली, पहनावा, खान पान, लज्जा, ये सब सिखाया गया है। और सिखाकर हमने क्या किया, एक को लज्जाशील, परवाह वाली, करुणा वाली, उसकी तार्किकता को विकसित नहीं होने दिया, बना दिया। और दूसरे को हमने विवेकशील, साहसी, श्रमशील, इन गुणों से युक्त कर दिया। कुछ लोग जो पितृसत्ता के विरोधी हैं, वो यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि स्त्रियां पैदा नहीं हुई थी, पैदा होने पर सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं। पैदा होने के बाद समाज ने, संस्कृति ने जिस तरह का प्रशिक्षण दिया, उस प्रशिक्षण के कारण दो वर्ग बने। एक वर्ग जिसमें एक तरह के गुणों का आधिपत्य हो गया, बहुलता हो गई, दूसरा जिसमें दूसरे प्रकार के गुणों की बहुलता हो गई। इस तरीके से स्त्री और पुरुष बनाए गए, मादा को स्त्री में तब्दील किया गया। बड़ी मेहनत लगी इसमें। धर्म की कहानियां सुनाई गईं, सावित्री और सत्यवान की, कि पतिव्रता स्त्री इतनी मजबूत होती है कि अगर उसके पति का प्राण चला जाए तो सत्यवान का प्राण, चूंकि सावित्री पतिव्रता थी, इसलिए वापस लौटा पाई। इस कहानी को सुनने पर सांस्कृतिक रूप से स्त्रियों में यह भाव पैदा किया जाता है कि यौन सुचिता तुम्हारे लिए सबसे अनिवार्य गुण है। यौन सुचिता खत्म हुई तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। यौन सुचिता अगर बनी रही तो इतनी महत्वपूर्ण बात है कि यमराज तक तुम्हारा प्राण लौटा देगा। कहा गया कि सीता को देखो, आग में कूद के जली ही नहीं, क्योंकि पतिव्रता थी। इसका मतलब यौन सुचिता की नैतिकता को स्त्री के ऊपर लाद दिया गया। धर्म की इतनी कहानियों से, नैतिक कहानियों से उसके बोझ तले स्त्री दब गई और उस छवि में, सीता और सावित्री की छवि में कैद हो गई। पुरुष के लिए हमारे पास ऐसी बहुत कारगर छवियां नहीं है। तो दो जो ये वर्ग हैं, ये बनाए गए हैं, ऐसा कुछ दार्शनिकों ने कहना शुरू किया। और उसके बाद से ये मत पॉपुलर हो गया कि जिसको हम स्त्री कहते हैं वो पैदा नहीं हुई है, वो बनाई गई। अब सवाल उठता है कि गुण जन्मजात होते हैं, स्त्रियों में जन्मजात रूप से कोमलता, भावुकता थी, मादाओं में प्रकृति ने दी है, या समाज ने ये गुण उनमें भरे हैं? इनमें से कौन सी बात सही है? देखिए, ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका क्रक्स बताता हूं। आज यही बात ज्यादा स्वीकार्य है कि गुण जन्मजात नहीं होते, गुण अर्जित होते हैं, और सारे गुण प्रशिक्षण से उत्पन्न किए जाते हैं। मैं इसके समर्थन में तर्क दे रहा। देखिए, अगर गुण जन्मजात होते, अर्जित ना किए जाते, तो आज दुनिया भर में जितने प्रशिक्षण संस्थान आप चला रहे हैं, इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण देते हैं, सेना में भर्ती करने के बाद प्रशिक्षण देते हैं, आईपीएस का प्रशिक्षण देते हैं, और प्रशिक्षण देने के बाद क्या पाते हैं आप? कि उस आदमी में तमाम तरह की स्किल्स और तमाम तरह की क्षमताओं को आप विकसित कर पाए। अगर ये बात सही है तो जरा सोचिए कि क्या आप एक आदमी को सिर्फ इसलिए कोई छत्री है
और आप मान लें कि उसमें जन्मजात रूप से साहस ज्यादा है, इसलिए आईपीएस बना देंगे और उसको उस सीमा पर भेज देंगे। नहीं जनाब, आप ऐसा नहीं करते। आप एक परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में जो लोग पास होते हैं उनको आईपीएस की ट्रेनिंग देते हैं, उनको अलग अलग कंडीशंस में रखते हैं। कई बार प्यासा रखते हैं, कई बार 18 मील दौड़ाते हैं, कई बार बोरी पीठ पर लाद कर दौड़ाएंगे, अलग अलग कंडीशंस में रखेंगे और उनमें साहस और टफनेस का गुण क्रिएट करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि गुण जन्मजात हैं, अगर ये बात सही होती तो फिर तो इस तरह के प्रशिक्षण की कोई जरूरत ही नहीं। इसका मतलब है कि आज हम लगभग सारे जितने संस्थान चला रहे हैं उनमें यही मानते हैं कि अगर हम आपको आईपीएस की ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे तो आप में कुछ गुण आ जाएंगे। आपको मेडिसिन की ट्रेनिंग देंगे तो आप कुछ दिन बाद डॉक्टर बन जाएंगे। आपको इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देंगे, आप इंजीनियर बन जाएंगे। इसका मतलब कि प्रशिक्षण से हम आप में स्किल्स और गुण डाल सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि गुण प्रशिक्षण से डाले जाते हैं। दूसरा तर्क समझिए, अगर मादाओं में जन्मजात रूप से कोमलता और भावुकता का गुण होता तो फिर तो सारी मादाएं कोमल भावुक होनी चाहिए थी। आप नाम ही ऐसे सुन लीजिए, लोग कहते हैं अरे नागिन है, नागिन। नाग नहीं, नागिन है। नागिन को आप क्या मानते हैं, कम आक्रामक या ज्यादा? अगर पशु जगत में संस्कृति नहीं गई, धर्म नहीं गया, सीता सावित्री की कहानी नहीं गई, तो वहां नागिन ज्यादा आक्रामक है। पशु जगत में तमाम मादाएं ऐसी हैं जो पुरुषों की तुलना में ज्यादा आक्रामक हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इस तर्क से भी क्या सिद्ध होता है? इस तर्क से भी सिद्ध होता है कि मादाओं के बारे में यह बात कि उनमें साहस, आक्रामकता नहीं होती, ये पुरुषों का गुण है, नरों का गुण है, यह बात पशु जगत से भी पूरी तरह सिद्ध नहीं होती। कुछ मादाएं तो आपने सुना होगा अपने बच्चों को पैदा करने के बाद खा जाती हैं। इसलिए ये इस किस्म के तर्क कि स्त्रियों में जन्मजात कुछ गुण होते हैं, ये कमजोर है। इनको बहुत मजबूत तरीके से समर्थन नहीं दिया जा सकता। यद्यपि ध्यान रखिएगा, स्त्रियों पुरुषों में शारीरिक बनावट के कुछ अंतर हैं, वो तो पुरुषों में भी हैं। आप बबीता फोगाट से मेरी कुश्ती करवा दीजिए, या आप में से जो लोग इस समय लाइव देख रहे हैं उन्हीं की करवा दीजिए। आप में जितने लोग लाइव देख रहे हैं इनमें से बबीता फोगाट तमाम लोगों को पटक देगी। स्त्री है तो क्या सारे स्त्रियों की क्षमता सारे पुरुषों से कम है क्या? शारीरिक क्षमताओं में भी तमाम स्त्रियां पुरुषों से बेहतर हैं। हरियाणा की स्त्रियों को देखिए, वहां कुश्ती का कल्चर आया, कुश्ती कल्चर कारण कुछ स्त्रियां कुश्ती में गईं, एक परंपरा बनी, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि उन स्त्रियों का शरीर जो कुश्ती में गईं, जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, उन स्त्रियों का शरीर पुरुषों की तुलना में, सामान्य पुरुषों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। 20-25 साल में कुश्ती के कल्चर ने उनके शरीर को बदल दिया। आप ही जिम जाना शुरू कर दीजिए। अगर आप जिम जाना शुरू कर दें, 2 साल में आपके शरीर की बनावट में अंतर आना शुरू हो जाता है। तो जरा सोचिए, जिस स्त्री को आपने हजारों वर्ष से घरेलू काम में लगा रखा है, उसके शरीर की बनावट प्राकृतिक है या एक काम करने के कारण वैसी हो गई, इसका पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है। तो कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों के शरीर की गठन और बनावट भी जैसी आज दिखती है हमको, वो इस कारण है क्योंकि वो जिन कामों में लगी उनमें मांसपेशियों का इस्तेमाल कम हुआ, परिणाम स्वरूप उनकी मांसपेशियां कमजोर होती चली गई, और पुरुष जिन कामों में लगे उनमें मांसपेशियों का प्रयोग ज्यादा हुआ, इसलिए पुरुषों की मांसपेशियां बढ़ती चली गई। अपने जीवन काल में ही 5 साल की एक्सरसाइज से अपने शरीर की मांसपेशियों की क्षमता आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो जरा सोचिए, हजारों साल जिनको सांस्कृतिक प्रशिक्षण मिला है, उनकी शारीरिक क्षमताओं में अंतर क्यों नहीं आएगा? गुणों का भी सोचिए। दलित और शूद्र 1500 साल तक जमींदार के लठैतों से पिटते रहे। गांव में जमींदार एक होता था, शूद्रों की संख्या ज्यादा होती थी। क्यों पिट जाते थे? क्योंकि सांस्कृतिक तरीके से, सांस्कृतिक कारणों से, धर्म से, तमाम बातों से क्या किया गया, उनमें साहस पैदा ही नहीं होने दिया जाए। कैसे बन गए? डरपोक। क्यों? क्या जन्मजात डरपोक थे क्या? नहीं, संस्कृति, धर्म, नैतिकता, समाज, इन सब ने नियंत्रित किया और दलितों में साहस की मात्रा कम होती चली गई। जरा आज देखिए, आज किसी दलित को सवर्ण पीट सकता है? सामान्य तौर पर
दलित रिटेलिएट करेगा कि नहीं करेगा? 10 दलित इकट्ठा हो जाएंगे, सवर्ण को पीट देंगे। 50 साल के सांस्कृतिक सशक्तिकरण के काल में वही दलित जो हजारों साल से कभी सवर्ण को जवाब नहीं देता था, उसकी भाषा, बोली, उसमें साहस का गुण, सब में परिवर्तन आ गया। तो इसी तरीके से अगर इस तर्क को आप कहां ले जाएं, स्त्रियों पर, कि हजारों साल से जिस संस्कृति में आपने स्त्रियों को पाला, उस संस्कृति के कारण उनके शरीर की बनावट में अंतर आया, उनके गुणों में अंतर आया, उनकी सोच में अंतर आया। ये सब प्राकृतिक नहीं, ये सब कृत्रिम है। एक उदाहरण आपको और देता हूं। भारत में क्रिकेट बहुत खेला जाता है। लंबे समय से भारत में फास्ट बॉलिंग का कोई कल्चर नहीं था। बैट्समैन भी टेक्निकल खेल बहुत खेलते थे, इसलिए हमारे यहां एग्रेसिव बैटिंग का कोई कल्चर नहीं था। तो भारत में शुरुआत में 40-50 साल जो क्रिकेट खेली गई 90 के दशक तक, उसमें उस कल्चर के कारण सारे बैट्समैन उसी तरीके की बैटिंग करते थे। एक खिलाड़ी आया सचिन तेंदुलकर, उसने दुनिया के तमाम गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू की। तमाम नए आने वाले पीढ़ी के बल्लेबाजों ने सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल मानना शुरू किया। आज आप क्या पाते हैं? आज भारत में हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं? एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने दिन में बदलाव हुआ? 15 साल में। 15 साल में भारतीयों का नजरिया बदल गया। पहले भारतीय गेंदबाज किसी बल्लेबाज को, विदेशी बल्लेबाज को बाउंसर नहीं फेंकते थे। एक बाउंसर तुम फेंक दोगे, उधर पेस बैटरी है, तुम्हारे बल्लेबाजों की बाउंसर फेंक फेंक के हालत खराब कर देंगे। इसलिए भारतीय टीम की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती थी? डरी सहमी से। भारत में एग्रेसिव बैटिंग आई, बाउंसर खेलने वाले खिलाड़ियों की पहुंच आई, तो उसी के साथ तेज गेंदबाजी का कल्चर आया। आज अगर विपक्षी टीम एक बाउंसर फेंकती भारतीय खिलाड़ी पर, तो भारतीय गेंदबाज क्या करते हैं? उसके खिलाड़ियों पर 5 बाउंसर फेंकते हैं। ये सब आप में एग्रेशन कितना होगा, आक्रामकता कितनी होगी, साहस कितना होगा, ये सब सांस्कृतिक गुण हैं। अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना के रखा, हमारा साहस कम कर दिया। हम जब से आजाद हुए तब से हमारे अंदर आत्मसम्मान की भावना आई। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब भारतीय डब्बू नहीं है। पहले एक अंग्रेज आ जाता था, उसके सामने हम हीन भावना का शिकार हो जाते थे। आज ऐसा मामला नहीं है। तो ज्यादातर तर्क इसी पक्ष में है कि स्त्रियों को सांस्कृतिक प्रशिक्षण से तैयार किया गया। 2 कारखाने हैं, एक कुटीर उद्योग और एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह। कुटीर उद्योग परिवार है जो परवरिश करते समय स्त्रियों में गुण डालता है, और मल्टीनेशनल कंपनी पूरा समाज, संस्कृति, धर्म, ये सारा ढांचा है जो अपनी कहानियों से, अपने नैरेटिव से स्त्रियों को एक तरह से ढालने की कोशिश करता है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री और पुरुष में जो अंतर है, उनका ज्यादा बड़ा भाग जैविक नहीं बल्कि ज्यादा बड़ा भाग सांस्कृतिक है। स्त्रियां जन्म से कम विवेकशील नहीं होती। जब से आपने स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में निकलने का मौका दिया है, सिविल सेवा का परिणाम देखिए। पिछले 20 साल में 7-8 साल स्त्रियां फर्स्ट रैंकर हैं। सीबीएसई बोर्ड में तो लगभग हर वर्ष हर बोर्ड में स्त्री टॉप कर रही है। और आज से कुछ समय पहले तक हम मानते थे कि स्त्रियां विवेकशील नहीं है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम पा रहे हैं कि इनमें से कोई बात सही नहीं है। ना स्त्रियां लज्जाशील हैं, ना स्त्रियां भावुक हैं, ना कोमल हैं। ये जैसी आपको भावुक कोमल दिखती है, वो सब इनमें डाले गए गुण हैं। स्त्रियों को प्रायः पुरुषों को तैयार किया जाता था रोजी रोटी के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए। स्त्रियों को तैयार किया जाता था विवाह के लिए। तो स्त्री की परवरिश ही ऐसी की जाती थी जिससे वो आदर्श पत्नी बन सके। 80 के दशक तक की फिल्म याद कीजिए। 80-90 के दशक तक, जब तक पितृसत्ता हमारे देश में ज्यादा थी, आप फिल्म देखने जाते थे, 4-5 तरह की फिल्म की थीम होती थी उस समय। एक जमींदार डाकू वाली फिल्म जिसमें जमींदार का सताया आदमी कोई डाकू बन गया। एक बेईमान मिल मालिक और ईमानदार मजदूर की कहानी वाली फिल्म। ऐसे ही एक स्त्री की फिल्म होती थी जिसकी सास उसका शोषण कर रही है, पति शराबी, वो भी उसको पीट रहा है।
नंद भी उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन आप पाते थे कि वो स्त्री चू नहीं करती थी। पूरी फिल्म में दिखाया जाता था सब कुछ सहन कर रही। उस फिल्म को देखते देखते देखने वाले दर्शकों की आंख गीली हो जाती थी, इतना कष्ट सह रही। लेकिन फिल्म देखने वाले हर बूढ़ी स्त्री के मन में धारणा आती थी कि ऐसी ही बहू हमको मिलनी चाहिए। जितने पुरुष होते थे उनके मन में ख्याल आता था कि ऐसी पत्नी मुझे मिले। ये स्त्री का आदर्श था। आज भी आप देखिए, वैवाहिक विज्ञापन छपता है, क्या लिखते हैं आप? जिनको वधू चाहिए क्या लिखते हैं? सुंदर, गोरी, सुशील, घरेलू लड़की चाहिए। जैसे आप बाजार में फ्रिज खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं, तो आप डिमांड करते हैं कि QHD टीवी होना चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए, OLED डिस्प्ले होना चाहिए, सारा कुछ आप देखते हैं। और सेल्समैन आपको दिखाता है कि सर ये वाला टीवी देखिए, इसमें फला फला फंक्शन है, ये स्मार्ट टीवी है, एलेक्सा से जुड़ जाएगा, फला हो जाएगा। और तमाम टीवी देख के आप पसंद करते हैं कौन सा टीवी बेहतर है। जैसी आपकी डिमांड है कि ऐसा टीवी चाहिए, वैसा मार्केट क्या करता है? सप्लाई करता है। वैसे ही पुरुषों की क्या डिमांड है? उनको गोरी लड़कियां चाहिए, सुंदर लड़कियां चाहिए, घरेलू लड़कियां चाहिए, सुशील लड़कियां चाहिए। क्या करते हैं? इसी गोरी, सुंदर, घरेलू, सुशील लड़की की तलाश में लड़की देखने जाते हैं। कितने लोग जाते हैं? एक जीप पर, एक कार में 5 लोग ठोस के चले गए, लड़की देखने गए। लड़की 4 दिन से तैयार हो रही, ब्यूटी पार्लर जाके दबाव में है कि लड़का हाँ करेगा कि नहीं करेगा। वैक्सिंग करवा के आई है, फेशियल करवा के आई है, तैयार है कि लड़का देखने आ रहा है। लड़के वाले देखने आएंगे, 5 लोग घूर कर देख रहे हैं। जैसे एक सेल्समैन अपना प्रोडक्ट दिखाता है, वैसे लड़की के माँ बाप अपनी लड़की के प्रोडक्ट की तरह 5 लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। उसकी एंट्री होने वाली है। सीढ़ी से एक ट्रे लेके उतरती है, ट्रे रखते ही माँ बोलना शुरू कर देती है कि सारा समोसा वमोसा जो पकौड़ा आप देख रहे हैं ना इस ट्रे में, सब इसी ने बनाया है। पाक कला में निपुण है। हम लोग तो कभी किचन में जाते ही नहीं। लड़के वालों ने टिक कर दिया कि पहला कोना टिक हो गया, घरेलू काम में माहिर। लड़का, लड़की की बहन, उसका जीजा, सब निगाह गड़ाए हुए लड़की पर, दिख कैसी रही बाद में डिस्कस करेंगे। लड़की की बहन कहेगी कि बगल उसकी खड़ी हुई थी, लंबाई बढ़िया थी। जीजा कहेगा रंग बढ़िया था। उसकी सुंदरता जज कर रहे हैं। लड़की की मां कहेगी गऊ है गऊ भैया, इसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, कभी किसी बात का जवाब ही नहीं देता, एक खाना और टिक हो गया, सुशील है। जितने खाने टिक होते जा रहे, दिखती अच्छी है, सुंदर, घरेलू काम में माहिर है, घरेलू, बोलती नहीं, जवाब नहीं देती, सुशील। और जैसे जैसे एक एक खाने टिक होते जा रहे, वैसे वैसे उस लड़की के सिलेक्ट होने की संभावना बढ़ती जा रही। और सब खाने अगर टिक हो गए तो लड़के वाले कह देंगे कि अब दहेज वहेज की बात कर लीजिए, बाकी हमको लड़की पसंद है। आप उसी जगह एक सांवली लड़की खड़ी कर दीजिए, सांवली लड़की को ले आई, पहला खाना क्रॉस हो गया, उस लड़की के चुने जाने की संभावना घट गई। घरेलू काम ना कर पाती हो, उसके चुने जाने की संभावना घट गई। तो लड़की जिनको वधू चाहिए, क्या मांग कर रहे हैं वो? कैसी वधू की मांग कर रहे हैं? कैसी स्त्री की मांग कर रहे हैं? जिन चीजों की वो मांग कर रहे हैं, समाज वैसी स्त्री बनाने पर आमादा है। इसलिए एक परिवार में जब स्त्री की परवरिश की जाती है तो उसको विवाह की संस्था के लिए पाला जाता है, जिससे आगे चलकर वो योग्य पत्नी बन पाए। जो भी लोग आए उसको देखने के लिए सब पसंद कर ले। एक पिता की 2 लड़कियां हो, एक गोरी एक सांवली हो, पिता अक्सर कहेगा कि गोरी वाली की चिंता नहीं है, सांवली वाले को लेकर थोड़ा दिक्कत है, दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, इसी के विवाह को लेकर मैं सोचता रहता हूं। जरा सोचिए, मैं पढ़ाता हूं, लोग मुझसे एथिक्स या फिलॉसफी मेरे लुक्स के आधार पर पढ़ने नहीं आते, मेरी क्षमता के आधार पर आते हैं। लेकिन स्त्री की समझ किससे बन रही? स्त्री की समझ बन रही उसके शरीर से, दिखती कैसे। अब जरा सोचिए कि मैं जितना पुराना टीचर होता जाऊंगा, स्त्री को आपने किस कारण चुना? सुशील होने के कारण, घरेलू होने के कारण, प्रजनन करने के कारण, सुंदर होने के कारण। 5 कारण हैं जिसके कारण आपने स्त्री को चुना। इसी के कारण आप स्त्री की डिमांड करते हैं। समाज इन्हीं बातों के लिए स्त्री को तैयार करता है। इसलिए प्राय आप पाएंगे
कि जो स्त्रियां प्रजनन नहीं कर पाती थी, समाज में उनका सम्मान घट जाता था, कहते थे बांझ है। तो स्त्री का सम्मान उसकी सुंदरता, उसके प्रजनन करने की क्षमता, उसके घरेलू कार्य में निपुणता, उसके आकर्षक दिखने के कारण, उसके सुशील होने के कारण बनता है। और इनमें से किसी गुण का रोल अर्थव्यवस्था चलाने में, सेना चलाने में, पुलिस चलाने में नहीं है। इस कारण जब हम लड़की की परवरिश करते हैं तो उन्हीं गुणों को भरते हैं जिस गुण की समाज में मांग है। इस कारण से जो स्त्रियां आपको दिखाई देती हैं वो स्त्रियां बनाई गई स्त्रियां हैं, ये सब तैयार की गई हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे प्रतिशतता थोड़ी कमजोर पड़ रही है, वैसे वैसे स्त्रियों का दुपट्टा गायब हो रहा है, लज्जा कम हुई है। आज वो अलग अलग उन तरीकों के परिधान पहन पा रही हैं जो परिधान पहले पहनना टैबू माना जाता था। हम लोग जिस समय पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, शुरुआत में जब गए तो एक लड़की जीन्स नहीं पहन सकती थी। खबर आती थी कि फला कॉलेज में जीन्स पहनकर गई लड़की को प्रिंसिपल ने कॉलेज से बाहर किया। आज पितृसत्ता कमजोर हुई, स्त्रियां जीन्स पहन पा रही। तो ये पहनावा क्या नैतिक है, स्त्रियां कितनी लज्जा रखती हैं, ये सब समाज और संस्कृति के द्वारा तय किए गए पैमाने हैं। इनका किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुणों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्री पुरुष बिल्कुल बराबर हो, लेकिन मैंने जो बबीता का उदाहरण दिया, बबीता फोगाट का, कि आप सेना में अगर किसी को लेना चाहते हैं, अब बहादुर आदमी को लेना चाहते हैं, आप मानते हैं कि शारीरिक प्रतिमान बेहतर होने चाहिए, तो आपको क्या कहना चाहिए था कि जो स्त्रियां 5 फुट 7 इंच लंबी होंगी, जिनकी शारीरिक क्षमता ज्यादा होगी, वो सेना में आ सकती है। जैसे आप पुरुषों के लिए प्रतिमान बनाते हैं कि 5 फीट 8 इंच लंबा हो, इतना सीना हो, इतना भाग सकता हो, सेना में आ सकता है। आपने क्या किया, आपने पुरुषों के लिए तो प्रतिमान बनाया कि 5 फीट 8 इंच वाले, 5 फीट 9 इंच वाले ये आएंगे सेना में। स्त्रियों के लिए कहा कोई स्त्री सेना में नहीं आ सकती। इसका मतलब स्त्रियों में आपने एक तरह से मान लिया कोई स्त्री साहसी होगी ही नहीं। तो स्त्रियों के साथ जब आप व्यवहार करते हैं तो वर्ग के आधार पर करते हैं। पुरुषों के साथ जब आप करते हैं तो मानकर करते हैं कि पुरुषों में कुछ उस काम को करने के लिए दक्ष होंगे और कुछ उस काम को करने के लिए दक्ष नहीं। स्त्रियों को आपने मान रखा है कि स्त्रियां कुछ काम करने के लिए दक्ष है ही नहीं। ये बात सही नहीं है। इसी को हम कहते हैं कि जैसी स्त्री आपको दिखती है, ये पैदा नहीं हुई है, ये बनाई गई है। नैतिकता, इसका प्रतिमान पुरुष, दूसरे किस्म का पहनावा, भाषा, बोली, सब कुछ स्त्री। मैंने आपको बताया कि भाषा बोली से लेकर, नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी, इंटरनेट वीक होता है कई बार, उस कारण से कनेक्टिविटी टूटती है। तो जो हमने अब तक की चर्चा की, उस चर्चा में अगर एक दो बातें मैं और जोड़ दूं कि देखिए, स्त्रियां, जिनको हम स्त्रियां कहते हैं, वो पुरुष जैसी होती हैं कि नहीं होती, उनमें पुरुष जैसे गुण, विवेकशीलता, साहस, शौर्य होता या नहीं होता, इसका पता करने का सबसे सही तरीका ये होगा कि आज से हम पुरुष और स्त्री की परवरिश एक समान करना शुरू कर दें। पुरुष जिम जाता है, स्त्री को भेजे। पुरुष बाहरी जीवन में रहता है, स्त्री को भेजें। पुरुष से भी घर का काम करवाएं, स्त्री से भी घर का काम करवाएं। दोनों की परवरिश एक कर दे। स्त्री को भी छोटे बाल रखने की इजाजत दे दे, पुरुष को भी रखने की इजाजत दे दे। दोनों को सारे प्रतिमान एक जैसे रख के पाले। और तब बड़े होने पर, और समाज इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, तब बड़े होने पर अगर एक ज्यादा भावुक और कोमल निकले, दूसरा साहसी निकले, तब हम कह सकेंगे शायद कि स्त्रियां वाकई कोमल भावुक होती हैं। अन्यथा हमको यह मानना पड़ेगा कि यह सारा कुछ सांस्कृतिक प्रशिक्षण और परवरिश से पैदा किया गया मामला है। संस्कृति का दबाव कितना है,
इस पर कभी सोच कर देखिएगा। लॉन टेनिस का एग्जाम्पल लीजिए। लॉन टेनिस में रोजर फेडरर, राफेल नडाल टेनिस खेलते हैं। टेनिस में ये सबसे बेहतरीन मेंस प्लेयर हैं। इनको आप इनके टेनिस की वजह से पहचानते हैं, इनके लुक्स की वजह से नहीं। रोजर फेडरर दिखता है कैसे, इससे आपका कोई लेना नहीं। तभी आप टेनिस में ये शब्द नहीं यूज करते पाएंगे कि ग्लैम बॉयज हैं, ग्लैमरस बॉयज हैं। टेनिस में ऐसा नहीं होगा। लेकिन स्त्री टेनिस खेलने वाली खिलाड़ियों के बारे में देखिए, उनके लिए प्रतिमान अलग होंगे। पुरुष टेनिस खेलने वाला अपने खेल की वजह से पहचाना जाता है, तो टेनिस में शारापोवा, रसियन तमाम खिलाड़ी, कुछ स्विस खिलाड़ी, इनके लुक्स की वजह से लोग इनको देखने जाते हैं। सबातिनी एक प्लेयर थे अर्जेंटीना की, टेनिस में कभी वर्ल्ड रैंकिंग में ऊपर नहीं गई, लेकिन जब जब वो मैच खेलती थी स्टेडियम भर जाता था। उसका खेल देखने के लिए लोग नहीं आते थे, उसको देखने के लिए आते थे। स्त्रियां जो टेनिस खेल रही हैं, जिनकी पहचान टेनिस की बदौलत है, वो भी वैक्सिंग करवा के आती है। स्कर्ट पहनती, वैक्सिंग करवा के आती। ओलंपिक में महान से महान महिला एथलीट वैक्सिंग करवा के आती, अपने पैर के बाल हटाती। रोजर फेडरर और नडाल को अपने पैर के बाल हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखिए, प्राकृतिक रूप से हम सबके शरीर पर बाल हैं। तो यह कौन सा दबाव है जिसके कारण एक स्त्री को उस बाल को हटाना पड़ता है और पुरुष को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती? ये साफ दिखाता है कि सांस्कृतिक दबाव से दुनिया के महान एथलीट और बड़ी बड़ी प्रसिद्धि पाने वाली महिलाएं भी अछूती नहीं है। अब जब आपने इस तरह की मांग रखी है जिसमें स्त्रियों को आप इस तरीके से आकलन करते हैं, तो जरा सोचिए क्या परिणाम होगा इसका। इसका परिणाम यह होगा कि जैसे एक टीवी और फ्रिज आप खरीद के ले आते हैं, 10 साल बाद उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी पड़ गई, उसका कंप्रेसर अब बढ़िया काम नहीं कर रहा है, तो उसका मूल्य क्या होता है? घटता है। आप नया टीवी तलाशते, ठीक यही बात स्त्री के साथ होती है। स्त्री से आपने विवाह क्यों किया था? स्त्री से आपने विवाह किया था क्योंकि गोरी थी, सुंदर थी। अब बताइए, विवाह के बाद उसकी सुंदरता और गोरापन बढ़ेगा घटेगा? उसकी सुंदरता घटेगी, तो स्त्री का मूल्य घटेगा। विवाह के 5-8 साल बाद जब स्त्रियों का सौंदर्य ढलना शुरू होता है, तो पुरुष और स्त्री के संबंध उतने मधुर नहीं रह जाते जितने मधुर विवाह के समय थे। पुरुष विवाहेतर संबंध की तरफ जाता है, क्योंकि अब वो स्त्री जिन 4-5 गुणों के कारण उसका चयन किया था, उसमें से 1-2 गुण प्रजनन कर दिया, प्रजनन का काम पूरा, उत्तराधिकारी वारिस मिल गया, सुंदर रही नहीं, तो 4-5 कारणों से मैंने आपको सेलेक्ट किया था, उसमें से 2 कारण खत्म हो गए, तो आपका मूल्य क्या हो गया? घट गया। मैं पुरुष हूं, मैं एथिक्स पढ़ाता हूं, मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी और मेरी एथिक्स पढ़ाने की क्षमता निखरेगी, वैसे वैसे बाजार में मेरी मांग बढ़ेगी। एक स्त्री जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे उसका लुक्स खत्म होगा, उसकी मांग खत्म होती जाएगी। जैसे वस्तुओं की मांग उनकी उपयोगिता पर टिकी होती है, वैसे स्त्रियों की मांग हमने उपयोगिता पर आधारित कर दी है। इसी कारण जब उसकी उपयोगिता रह नहीं गई, जैसे वस्तु को आप क्या करते हैं? कबाड़ में फेंक देते हैं, वैसे पुरुष के लिए वो स्त्री वांछनीय नहीं रह गई, तो घरेलू हिंसा शुरू कर देता है। भारत में बहुत कम स्त्रियां होंगी जो किसी न किसी प्रकार की मानसिक और शारीरिक हिंसा का शिकार विवाह के बाद ना हुई हो। शारीरिक का नहीं हुई होंगी तो मानसिक का जरूर हुई होगी। ताना मारना, उनके मोटापे को लेकर उन पर व्यंग करना, चिढ़ाना, कुछ ना कुछ तरह की मानसिक प्रताड़ना उनके साथ जरूर होती है। क्यों होती है? वही पुरुष जो विवाह के पहले जब प्रेम हुआ था तो उसके आगे पीछे घूमता था, टैडी डे और रोज डे से चॉकलेट डे तक सब याद रहता था उसको, वैलेंटाइन डे तक पहुंचते पहुंचते प्रेम एकदम परवान चढ़ जाता था। विवाह के बाद आप पाएंगे कि धीरे धीरे उसकी निगाह में उस स्त्री का मूल्य कम होता जा रहा है। तो
क्या होगा? इसलिए पाएंगे आप कई बार कि स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग उम्र बढ़ने पर ज्यादा करने लगती है, क्योंकि एक पुरुष उनके जीवन में है, वो उनको अब महत्व दे नहीं रहा, ध्यान दे नहीं रहा, तो उनमें सुंदर बनने की चाहत होती, कम से कम इसी बहाने ध्यान दे। मैं कैसे दिखता हूं इसकी मैं चिंता नहीं करता, लेकिन स्त्रियों पर इसका दबाव ज्यादा होता है। तो इस सारे सामाजिक दबाव से, सांस्कृतिक दबाव से कुछ गुण स्त्रियों में परवरिश के समय डाले गए और कुछ गुण उनको मजबूरी में चुनने पड़े। इन कारणों से धीरे धीरे स्त्री बनती चली जाती है। रही सही कसर धर्म और सांस्कृतिक नैतिकता पूरी कर देती है, जिसमें तमाम कहानियां गढ़ी गई हैं। उन कहानियों को फैला दिया गया और उन कहानियों को सुना सुना के हमने धीरे धीरे स्त्रियों का मनोविज्ञान ऐसे निर्मित कर दिया कि आपका यही दायित्व या यही कार्य है। अब देखिए, आज मैंने सामान्य जो बातचीत की है उसमें मैं आपके सवाल नहीं ले पा रहा हूँ। आइडिया यही था कि कम देर चर्चा को किया जाए, लेकिन स्त्री बनती कैसे है, स्त्री कौन है, इसको समझाने में खासा समय चला गया। तो आज के फेसबुक लाइव में मैं सवाल नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों के सवाल मुझे बहुत पसंद आए, जिनके मैं नाम पढ़ रहा हूँ। इनके सवालों पर मैं कल चर्चा करूँगा। सचिन कुमार भारती है, मंजुला बौद्ध है, रजत श्रीवास्तव है, अरुण सिंह है, राजा कुमार दास हैं, उमेश कुमार हैं, रिद्धि पांडे हैं, प्रमोद यादव हैं, गजेंद्र गिरी, उत्तम प्रकाश, आशा अवनीश पांडे, सोनाली त्रिपाठी, शांतनु आचार्य, विकास श्रीवास्तव, राघवेंद्र सिंह, सुनील सुतीक्ष्ण, नीतीश, अनुराग, योगेश, भानु श्रीवास्तव, अवनीश यादव, विकास, ब्रजेश कुमार। बड़े अलग अलग किस्म के रोचक सवाल हैं। जैसे अवनीश ने पूछा कि स्त्रियों पर भूत प्रेत क्यों ज़्यादा आता है, इसका जवाब दूंगा। किसी ने पूछा स्त्रियां छवि की कैदी हैं क्यों, किसी ने पूछा स्त्रियां स्त्रियों के साथ अन्याय क्यों करती हैं। इन सब सवालों के आपको सटीक जवाब दूंगा। आज की चर्चा में इन सवालों पर अगर मैं जाऊंगा तो एक एक सवाल का जवाब देने में चूंकि 7-7, 8-8 मिनट लगेंगे, इसलिए मुझे लगता नहीं कि हम ज़्यादा सवाल ले पाएंगे। तो कल सवाल मैं नए नहीं लूंगा, आप जो आज के बाद आप भेजेंगे उनको नहीं लूंगा। आज तक जितने सवाल आ चुके हैं इन पर मैं इनको ही आधार बनाकर कल सवालों पर एक चर्चा करूंगा कि स्त्री सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पाया, स्त्रियां स्त्रियों की दुश्मन क्यों कही जाती हैं, सबरीमाला मंदिर में एक स्त्री मंदिर चली गई तो उसकी पिटाई उसकी सास नहीं कर दी, क्यों कर दी, ऐसा क्यों हो रहा है। स्त्रियों की संख्या 60 करोड़ है, दलितों की संख्या 16-17 करोड़ है। दलितों का सशक्तिकरण हो गया, स्त्रियों का जनसंख्या में अनुपात 48% होने के बावजूद उनका सशक्तिकरण क्यों नहीं हो रहा। जबकि लोकतंत्र में क्या माना जाता है कि जिसका जितना मत है उसकी आवाज उतनी ज्यादा मजबूत होती है। क्यों ऐसा हुआ, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने पूछा है, सवाल उठाया है कि स्त्रियों पर क्या कुछ पाबंदियां लगाए रखनी चाहिए, नहीं तो हमारी विवाह परिवार नाम की संस्थाएं टूट जाएंगी। इन पर भी जिक्र करूंगा। कुछ लोगों ने सवाल पूछा है मार्क्सवादी अंबेडकरवादी नजरिए का, कि अंबेडकर का स्त्रियों पर क्या नजरिया था, समाजवादी स्त्रीवाद क्या है, मार्क्सवादी स्त्रीवाद क्या है। समय रहा तब इन पर हम लोग जाएंगे और अलग अलग विचारकों ने स्त्रियों के बारे में क्या क्या राय जाहिर की है उसको समझाऊंगा। आज की जो चर्चा रही वो महज इस बात के लिए रही कि एक आपके दिमाग में थोड़ी बेचैनी पैदा हो। स्त्रियों के संदर्भ में सांस्कृतिक दृष्टिकोण, स्त्री पैदा होती है आप जानते हैं, स्त्री बनाई जाती है, इसको कई बार आप कम समझते या जानते थे। इसलिए मैंने स्त्री बनाई जाती है उसके तर्कों को ज़्यादा प्रमुखता और मजबूती के साथ रखने की कोशिश की है। मैं इस बात से सहमत हूं कि स्त्री बनाई जाती है, स्त्री पैदा नहीं होती, कोई पैदा वैदा नहीं होता, सब बनाए जाते हैं। मुसलमान भी बनाया जाता है। एक मुस्लिम बच्चा पैदा हो मुसलमान के घर में, 1 साल की उम्र में किसी मेले में गुम हो जाए, हिंदू परिवार के हाथ लग जाए, जो हिंदू परिवार बजरंग बली की पूजा करता हो हर मंगलवार को, 22 साल की उम्र में जब ये बच्चा मुसलमान जो पैदा मुसलमान हुआ था, बजरंग बली के मंदिर जाते जाते हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हिंदू बन चुका होगा।
पैदा मुसलमान के घर हुआ था, बनेगा हिंदू, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर कौन से डालेंगे? हिंदू वाले। अगर उल्टा कर दीजिए, एक हिंदू बच्चा पैदा हो और 3 साल की उम्र में किसी कुंभ मेले में गायब हो जाए, किसी मुसलमान के हाथ लग जाए, मुसलमान उसकी परवरिश करे, बड़ा होकर 5 जून का नमाजी बनेगा। तो हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, सवर्ण, दलित, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको परवरिश के समय हमारे अंदर इंस्टॉल किया जाता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में 1-2 घंटा लगता है। लज्जा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कई बरस लगते हैं। कोमलता का सॉफ्टवेयर धीरे धीरे सिखाया जाता है। दासत्व स्वीकार करने को धीरे धीरे सिखाया जाता है। और इन दोनों तरह के सॉफ्टवेयर, जिनको पुरुष और स्त्री कहते हैं, जो हिंदू मुसलमान की तरह ही है, जैसे हिंदू मुसलमान पैदा नहीं होते, बनाए जाते। एक आदमी हिंदू पैदा हो, बिछड़ जाए, किसी टापू पर चला जाए, जब बड़ा होगा, 24 साल का होगा, 5-8 साल की उम्र में चला गया, वहां किसी जनजाति ने उसका पालन पोषण किया, उसको एक भी हिंदू मान्यता नहीं पता होगी। तो गलतफहमी है कि हिंदू पैदा होते हैं। सब प्रशिक्षण है। मैं प्रशिक्षण से पूजा करता। मैं मांस खाता हूं बकरे का, लेकिन ऊंट का नहीं खाता, क्योंकि मुझे प्रशिक्षण ऐसा दिया गया। जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप बाल रखते हैं, आप कान में बाली पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, ये सब प्रशिक्षण है। इसी प्रशिक्षण को मैंने कहा कि आप अगर समझते हैं तो आप समझते हैं कि स्त्री और पुरुष इन्हीं 2 तरह के प्रशिक्षण से बनाए गए। कल इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो जो मैंने आपसे कहा था कि रामायण पर चर्चा करेंगे, रामायण के सवालों पर, उसको मैं एक दिन के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं। कल 5 बजे फिर से स्त्री के लिए दोबारा मिलेंगे। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।